हेलो एवरीवन। तो मैं राजदीप हूँ। सोचा नहीं था कि लॉकडाउन में भी मतलब वीडियो क्लासेस कराना पड़ेगा, लेकिन सिंस सिलेबस काफ़ी पीछे रह रहा है, ऑलरेडी 1 महीना हमारा वेस्ट जा चुका है। तो ट्राई करते हैं कि पहला यूनिट जो है वो स्टार्ट करने का। ठीक है, तो नोट्स आप लोग को मैंने एस पी एंटरप्राइज में दिए हुए हैं। आप लोग वहाँ से आई होप कलेक्ट कर लिया होगा। नोट्स को साथ में हैंडी रखें, रफ कॉपी ले लें। आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होने वाला है, तो बस ध्यान से सुनते रहो। 15-20 मिनट का वीडियो होने वाला है, बस आज के लेक्चर सुनना है। अगले लेक्चर से हम लोग काफ़ी डीप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के यूनिट के नाम से। तो यूनिट का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस वर्ड में ही बहुत कुछ है। देखो, पहला टर्म हो गया इलेक्ट्रो, दूसरा टर्म हो गया स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिलेटेड होती है? चार्ज। तो समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज, आप जो मानना है मान लो। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रुका हुआ या रेस्ट मान लो। तो इन शॉर्ट हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो हो गया चार्जेस एट रेस्ट। रुके हुए चार्जेस की चीज पढ़ने वाले, रुके हुए चार्जेस की पढ़ाई पढ़ने वाला है। जो आपका अगला यूनिट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो चार्जेस इन मोशन होगा। उसके बाद जो यूनिट होगा वो होगा एक्सेलरेटेड चार्जेस। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, लगभग 2 महीने का होता है ये पार्ट, चार्जेस एट रेस्ट। तो सबसे पहली चीज हम लोग चार्ज क्या होता है वो समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। देखो भाई, मास सुना है ना? मास, मास क्या होता है? एक बॉडी में कितना ज्यादा वो है, मतलब क्वांटिटी है उसमें। चार्ज मतलब एक बॉडी में कितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो मास जैसे हो गया बॉडी में कितनी ज्यादा इनर्शिया प्रॉपर्टी है, उसी तरह चार्ज हो गया बॉडी में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। चार्ज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में आऊंगा। केमिस्ट्री में आप लोगों ने सुना होगा मॉडल ऑफ एटम। मॉडल ऑफ एटम क्या होता है? जैसे कि मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ। सोडियम में आपने देखा होगा, सोडियम में आपका न्यूक्लियस होता है 11 प्रोटॉन से, और मेरे हिसाब से 11 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, खैर न्यूट्रॉन तो छोड़ा होता है, वैसे भी चार्जलेस है। और बाहर में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपने सुना होगा। अब 11 इलेक्ट्रॉन में से क्या होता है? 2 अंदर होता है, ऐसा होता है ना कुछ, 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में एक और, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम में अंदर 11 प्रोटॉन है, बाहर में 11 इलेक्ट्रॉन है। अब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल वगैरह, कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहता है? निकलना चाहता है। तो कहीं से भी वो आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह सुना होगा आपने, उसने कहीं से एनर्जी ली और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो सोडियम जो था हमारा, उसने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वो क्या बन गया आपका Na+। देखो पहले उसके पास क्या थे? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अब उसके पास क्या है? देखो प्रोटॉन वही है, प्रोटॉन चेंज नहीं हुए, तो होगा तो 11 प्रोटॉन ही, लेकिन भैया आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया? 10। तो बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा लिख रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, सब एटम से ही बनी है। तो मुझे अगर चार्ज को समझाना है तो मैं एक एटम के अगर चार्ज को समझा दूं तो पूरे एक सब्सटेंस के चार्ज को समझा सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं मेरे पास एक सोडियम का ब्लॉक है और वो पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है? उसमें जो एटम्स है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए वो पूरा ब्लॉक पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखो, ये सब आप लोग को क्लास 8, 9, 10 में मिल ही चुका है कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। हमने पॉजिटिव चार्ज के बारे में एग्जांपल दिया, एक नेगेटिव चार्ज के बारे में एग्जांपल देते हैं। क्लोरीन का एग्जांपल सुना होगा आपने, क्लोरीन सबसे आसान एग्जांपल होता है। तो क्लोरीन में आपके 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? तो क्लोरीन ऐसा ही होता है ना। तो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा, क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा तो उसके पास क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ये तो सुना ही होगा आपने 11वीं में, है ना? तो खुद एक बात देखो, ये क्या हो गया? Cl- हो गया कि नहीं है? तो Cl- हो गया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। अब अच्छे से देखो, प्रोटॉन वही के वही है, इलेक्ट्रॉन 1 इसने कहीं से ले लिया होगा, है ना? ये पढ़ाई होगा आपने 11वीं में। तो हम कह सकते हैं कि जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो बॉडी क्या हो गई?
नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब ये क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी पॉजिटिव चार्ज का मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये गलत हो गया था मेरे से। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेस में। अच्छा, अब यहां से एक चीज हमको समझ में आ रहा है, तुमने थोड़ा 11वीं का केमिस्ट्री से मैं थोड़ा रिलेट कराऊंगा, कभी सुना है क्या सोडियम नेगेटिवली चार्ज हो गया? नहीं होता, पॉसिबल नहीं है वो। सोडियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज ही करना चाहेगा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो सोडियम हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा। बात रही क्लोरीन की, कभी सुना क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज होगा? क्लोरीन पॉजिटिव नहीं होता, क्लोरीन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि उसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो चार्ज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, किस लिए? वो बॉडी के एटॉमिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, या ये कह सकते हैं कि वो बॉडी के मटेरियल पे डिपेंड करती है, या ये कह सकते हैं कि वो बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चार्जिंग, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, एटम, जो बोलना है बोल लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप लिखते जाओ इस चीज को। यहां तक क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए चार्ज के ऊपर। नेक्स्ट जो है, हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, नेगेटिव चार्ज क्या होती है। पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का ज्यादा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि, मतलब ये बहुत लोग का डाउट होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हम कह सकते हैं ना कि प्रोटॉन ज्यादा है। मतलब मेरे से किसी ने डाउट पूछा, खैर अब तो तुम लोग वीडियो में क्या ही डाउट पूछोगे, है ना, क्लास में तो पूछ भी लेते, तो मान लेता हूं कि तुम लोगों ने पूछ लिया है डाउट। ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि सर यहाँ पे एक प्रोटॉन ज्यादा है, देखो भाई 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा है, ऐसा नहीं कह सकते। सोडियम के पास जितने प्रोटॉन थे उतने ही प्रोटॉन रह गए हैं। असलियत में न्यूक्लियस के अंदर से ना बेटा प्रोटॉन आप निकाल नहीं सकते, वो आपका हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन, जो आपके सेकंड क्लास चैप्टर में पढ़ाएंगे। उसके लिए बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, लेकिन अंदर से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालने के लिए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहती है। उसी एनर्जी से न्यूक्लियर बम वगैरह बनते हैं। तो अब उस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिंपली क्या पढ़ने वाले हैं कि चार्जिंग किससे, इलेक्ट्रॉन से। अंदर का ये बात समझ लो, अंदर का प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बाहर लाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसकी पढ़ाई अलग से होती है, हम उसकी पढ़ाई अब नहीं करेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना या इलेक्ट्रॉन का अंदर आना। तो ये बात समझ लो, प्रोटॉन का नाम शब्द लेना ही नहीं है चार्जिंग में। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब एक्सेस, ठीक है। अब आपको कुछ नाम के चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आई होप तुम लोगों को पता होगा ही वो, तभी मैं बता ही देता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कूलम में मापा गया इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, लिख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है थोड़ी। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, सवाल आपको देता हूं मैं। मान लो मेरे पास अच्छा, इस सवाल को लाने से पहले मैं थोड़ा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करता हूँ। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये आपका एक टॉपिक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, वो लिख लेते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ये पहला टॉपिक है, या आप कह सकते हो कि ये पहला ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट किया गया इंसानों के द्वारा जहां पे उनको देखा गया कि चार्ज कुछ होता है। बहुत पहले, बहुत ज्यादा, मतलब पता नहीं है एसी में क्या था, एडी में क्या था कि बीसी में क्या था, मेरे को भी पता नहीं, बहुत पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो एक्सपेरिमेंट था क्या, हम दो चीजों को लेते हैं और दो चीजों को रब करते हैं। मान लो ये ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर है, तो दोनों को मैंने रब किया, बहुत ज्यादा टाइम तक रब किया, अलग कर दिया, और जब नजदीक लेके आया तो देखा कि ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इसका साफ साफ मतलब क्या हुआ कि दोनों में पक्का कुछ प्रॉपर, दोनों में पक्का किसी तरीके का अट्रैक्शन है या कुछ है। तो वही से चार्जिंग का आविष्कार हुआ। अब देखो भाई, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में होती क्या है, ये मान लो मटेरियल 1 है, ये मान लो मटेरियल 2 है भाई,
दोनों को जब मैंने आपस में रब किया तो रब करने पे हीट एनर्जी जनरेट होती है। क्या वो हीट एनर्जी, मान मान लो टू है, टू का मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी इससे ज्यादा है, कौन से ज्यादा है, तो जो हीट जनरेट होगी वो हीट अगर टू के मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को मिली तो क्या वो उस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी देगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगी। दोबारा बता रहा हूँ, 1 और 2 का मैंने रब किया, हीट जनरेट होती है, वो हीट 2 में भी गई 1 में भी गई, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। आप ऐसा मान लो 2 सोडियम मान लो, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट वो कर सकता है। तो जैसे ही उसको हीट मिली उसने अपने इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह यूज किया और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकल के कहा जाएगा इसमें, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया। ये क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। इससे इलेक्ट्रॉन गया कि नहीं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो इसे ही कहते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने जब दोनों को अलग कर दिया तो 1 आपका हो गया नेगेटिव चार्ज, ये आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। ये आपने शायद बचपन में जूनियर क्लास सुनाई है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट। खैर वो प्रॉपर्टीज में हम लोग आगे आएंगे। तो हमने अभी तक जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। आप लोग अपना नोट्स खोल लो, तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप पॉज करके नोट्स लेने चले जाइए, नोट्स खोल लीजिए। तो नोट्स में जो पहला टॉपिक है डेफिनेशन करा दिया, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ा दिया है, पढ़ लीजिएगा उसको एक बार। नेक्स्ट है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो भी पढ़ा दिया है। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब देखो क्या है ना, जब पहली बार चार्ज को पहचाना गया कि पॉजिटिव चार्ज ये होता है, नेगेटिव चार्ज ये होता है, तो पहली दफा जो डेफिनेशन दी गई वो एक एग्जांपल से दी गई। अब देखो बेटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब जिस वैज्ञानिक ने डेफिनेशन दिया है उसने ऐसे दिया है तो हमको ऐसे ही याद रखना है। आपकी मर्जी, आपको याद रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। डेफिनेशन है, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ा देता हूँ, वैसे भी फालतू चीज है एकदम। तो डेफिनेशन दिया गया पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन दिया गया, जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े में रब करते हैं, ग्लास का रॉड लिया उसको सिल्क के कपड़े में जब हमने रब किया तो ग्लास रॉड में एक चार्ज आएगा, सिल्क के कपड़े में एक और चार्ज आएगा, तो ग्लास रॉड के चार्ज को हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, सिल्क के कपड़े के चार्ज को क्या कहेंगे, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बेटा यहां से यहां पे आया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसको, सिल्क को। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन ऐसी दी गई कि फर होता है ना, पक्षी के फर जो भी है, इबोनाइट रॉड, इबोनाइट एक मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसका रॉड लेके जब फर में हम रब करते हैं तो फर से इलेक्ट्रॉन आपके इबोनाइट रॉड में चले जाते हैं। तो इबोनाइट रॉड में जो चार्ज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, वो नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? नोट्स में दिया हुआ डेफिनेशन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का, आप वो दोनों पढ़ लो। इसके नीचे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग कुछ नहीं है, ये बोला गया है कि चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह के लिए नहीं। वहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया गया, आप देख लीजिए उसको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ खत्म। हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखो भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो इंडिया में फिर से नोटबंदी हो गई, नोट वोट सारे कैंसिल कर दिए। अब ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के नोट चलेंगे, बाकी सारे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 200, 1000, सब 2000 तो वैसे भी नहीं है, 2500 के नोट भी बैन कर दिए। अब सिर्फ कौन से नोट है, सिर्फ 100 रुपए के नोट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपके पास, दोबारा बताता हूं, सिर्फ कितने रुपए के नोट हैं, 100 रुपए के नोट डिनोमिनेशन आप रख सकते हो। तो क्या आपके पास 1000 रुपए हो सकते हैं? जवाब बिल्कुल हाँ भाई, 1000 रुपए हो सकते हैं। अगर मेरे पास 10 100 रुपए के नोट हो तो आपके पास 1000 रुपए पॉसिबल है भाई, ठीक है। आपके पास 2000 भी पॉसिबल है, आपके पास 50,000 भी पॉसिबल है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं क्या आपके पास 550 रुपए पॉसिबल है? नहीं।
या तो आपके पास 500 होंगे या तो आपके पास 600 होंगे। 550 का सीन बनता नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नोट तो हमारे पास 100 रुपए के ही है। इसका मतलब क्या है, यही है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के तौर पे, बस लमसम समझ सकते हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि चार्ज इनडिविजिबल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन आपको आप तोड़ नहीं सकते, जिस तरह आप 100 रुपए को तोड़ नहीं सकते उसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ नहीं सकते। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो अच्छा पहले आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं। ये हो गया नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी। एन क्या है, एन इज एनी इंटीजर। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो सीधी बात है उसमें टोटल चार्ज कितना होगा, 10 इंटू ई कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 16 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। समझ में आया कि नहीं। उस बॉडी में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो एक और बॉडी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें चार्ज कितना होगा, 11 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो भैया एक बॉडी में इतना चार्ज कब पॉसिबल है, जब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 10। एक बॉडी में इतना चार्ज कब पॉसिबल है, जब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 11। अब मान लो किसी ने बोल दिया, क्या किसी बॉडी में आप 16.5 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज दे सकते हैं। सोचो भाई, देखो भाई, इतना चार्ज होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज होता है तो 11 इलेक्ट्रॉन। अब इतना जब चार्ज है तो खुद सोचो ना भाई, इन दोनों के कहीं बीच में आ रहा है ना, तो कुछ 10 और 11 इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। 10 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या, इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं क्या। इलेक्ट्रॉन क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि उसको आप तोड़ नहीं सकते। यानी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपके पास या ये चार्ज होगा या आपके पास ये चार्ज होगा, ये चार्ज नहीं हो सकता। और इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा वर्ड सुना है केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्लास 11 में। क्वांटा का मतलब पैकेट्स, डेफिनेट पैकेट्स, आधा अधूरा नहीं, या तो एक पैकेट या 2 पैकेट या 4 पैकेट या 10 पैकेट, जितना भी है, इंटीग्रल पैकेट्स होने चाहिए। यानी आपके पास या तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या 11, 10.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मेन फंडा ही है, इलेक्ट्रॉन इज इनडिविजिबल पार्टिकल। यानी कि चार्ज अगर होंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसमें हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आप वीडियो को पॉज करो और नोट्स में सेकंड पेज में ऊपर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको पढ़ने का कोशिश करो, ठीक है। अब आपने वीडियो आपने प्ले कर लिया होगा तो वहां पे आपको एक चीज दिखी होगी, प्लस माइनस एनी। भाई कुछ नहीं है प्लस माइनस एनी। अगर प्लस आ रहा है तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव। माइनस आ रहा है तो चार्ज क्या है, नेगेटिव। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो बस कैटेगराइज करने के लिए प्लस माइनस दिया हुआ है, उसको और कोई यूज नहीं है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब पहला सवाल हो गया, पहला सवाल is 2.4 कूलम चार्ज पॉसिबल। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। तो 2.4 कूलम मान लो एक बॉडी में है, तो हम देखते हैं इस इक्वेशन में पुट करें तो टोटल चार्ज एक बॉडी में कितना हो गया, इतना। देखते हैं किसी भी बॉडी में इतना चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। तो फिर 2.4 इक्वल टू एन ई, एन इंटू ई कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये इस तरफ आएगा तो 2.4 और 1.6 कटेगा तो कितना बच जाएगा भाई, 1.5। 10 पावर माइनस 19 इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 पावर 19। अब खुद बताओ भाई,
इंटीजर है कि नहीं 1.5 into 10 power 19। बहुत लोग को लग रहा हो कि सर अच्छा, बहुत लोग को शायद ये भी नहीं पता होगा कि इंटीजर क्या है। ठीक है, बता देता हूँ इंटीजर। ठीक है, नहीं बता सकते क्या है इसमें। जो इंटीजर होता है आपका 1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, या इनका नेगेटिव। डेसिमल वगैरह इंटीजर नहीं होते, नंबर, स्ट्रेट नंबर जो आपके, ऐसे समझ लो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर भाई, वो क्या होते हैं आपके इंटीजर। ठीक है, होल नंबर तो पता होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो भाई क्या ये इंटीजर, आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 1.5 आ गया, 1.5 तो इंटीजर नहीं है। बेटा गलत सोच रहे हो, यहाँ पे 19 जीरो है ना, 19 जीरो तो है हमारे पास, तो ये नंबर असलियत में क्या हो जाएगा 1 5, इसके बाद कितने जीरो बेटा 18 जीरो जाएंगे कि नहीं, तो ये नंबर क्या हो गया इंटीजर। तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है? हाँ, ये चार्ज पॉसिबल इसलिए है क्योंकि इसमें इतने 1 5 उसके बाद 18 जीरो, उतने सारे इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में हो सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, अब मान लो मैंने बोल दिया इस 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, थोड़ा डाटा चेंज किया और कुछ नहीं है, क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? देखते हैं भाई। इतना चार्ज मान लो एक बॉडी में है, तो क्यू नॉट ये हो गया, फॉर्मूले में पुट कर दो, इक्वल टू एन इंटू ई। कितना है? काइंड थोड़ा जूम कर लीजिएगा, 10 पावर माइनस 19 कूलम। अच्छे से देखो, 10 पावर माइनस 19 10 पावर माइनस 19 क्या हो गया? कैंसल। एन की वैल्यू कितनी आई? 1.5। क्या बेटा ये इंटीजर है? नहीं। एन क्या देता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा और नहीं तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1.5 इलेक्ट्रॉन होना पॉसिबल नहीं है, तो ये चार्ज बेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आंसर लिख देना है सीधी तरीके से, नो। अब थोड़ा एक चीज इस पे गौर करेंगे हम लोग कि बेटा पिछले सवाल और इस सवाल में बस पीछे 10 पावर माइनस 19 का अंतर था। 10 पावर माइनस 19 का अंतर था। पिछले सवाल में जब 2.4 कूलम दिया था तब बेटा वो चार्ज पॉसिबल था। इस सवाल में 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम दिया हुआ है, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब इसमें एक चीज समझते हैं, खुद एक बात लॉजिक लगा, इसको भी मिटा देते हैं। आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या होगा? Q बाई ई, है ना? तो Q डिवाइडेड बाई ई कितना है? 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, खुद एक बात सोच, इफ Q इज वेरी स्मॉल, इसको कहेंगे माइक्रोस्कोपिक। थोड़ा जूम कर लीजिएगा। Q बहुत स्मॉल है, यानी कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 19 और समथिंग, इस ऑर्डर में अगर है Q नंबर, मतलब जो आपका Q बाई 1.6 इन 10 पावर माइनस 19 होता है, इसमें ऊपर सम नंबर इंटू 10 पावर माइनस 19 होगा, मतलब इस ऑर्डर में। मतलब मैं बोल रहा हूं बहुत छोटा, तो खुद बता, ये जब 10 पावर माइनस 19 10 पावर माइनस 19 कट जाएगा, K बाई 1.6 इंटीजर हो, ऐसा पॉसिबल सिर्फ K की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे होगा। K की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे होगा। यानी मान लो तुमको मैंने एक सवाल दे दिया, कि क्या चार्ज 7.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, 7.6 नहीं भाई, 7.5 ले ले, इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम पॉसिबल है क्या? खुद सोच, 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, 10 पावर माइनस 19 10 पावर माइनस 19 कैंसिल हो गया, 7.5 बाई 1.6। क्या ये इंटीजर आएगा? नहीं आएगा बेटा। तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है? नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूं इफ Q इज वेरी लार्ज, इसको बोलेंगे बेटा मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो वहां पे n की वैल्यू क्या आएगी? Q अब मान लो 1.6 इन 10 पावर माइनस 19, Q मान लो मैं 7.5 ले रहा हूं। पहले क्या लिया था? 7.7 10 पावर माइनस 19। अब मैं क्या ले रहा हूं? 7.5। अब तुम लोग बोलोगे 10 पावर माइनस 19 ऊपर जो क्या हो जाएगा? 10 पावर प्लस 19। खुद सोच। हाँ, हो सकता है इन दोनों को काटने के बाद, कैंसिल करने के बाद
इंटीजर ना आए, वन कुछ आ जाएगा, मान लो 4 पॉइंट समथिंग या 5 पॉइंट समथिंग कुछ एक आ जाएगा, इंटू 10 पावर 19 तो है ना भाई, ये क्यों भूल जाते हैं हम लोग। इसके पास 19 जीरो है ना इस नंबर को इंटीजर बनाने के लिए। मान लीजिए 4.564 कुछ एक आ गया, 4.564 आ गया मान लो, 10 पावर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4564 इंटू 10 पावर 15 तो आएगा ना, ये तो इंटीजर हो गया ना। यानी कि जब चार्ज बहुत बड़ा होता है, यानी 7.5 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, मतलब छोटे चार्ज का मतलब 10 पावर -19 के ऑर्डर में, 10 पावर -19 के ऑर्डर में। बड़ा चार्ज 1 कूलम भी बड़ा चार्ज है, 0.1 कूलम भी बड़ा चार्ज है, 10 पावर -4 कूलम भी बड़ा चार्ज है बेटा। ये इसको छोटा चार्ज कहते हैं। 10 पावर 5 कूलम, 10 पावर आपका -5 कूलम भी बड़ा चार्ज कहलाता है। इससे बड़ा होना चाहिए बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खुद एक बात बता, इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला? इससे कंक्लूजन ये मिला कि मैक्रो में बेटा तू कोई भी नंबर ले ले, यानी चार्ज अगर बड़ा है तो कोई भी नंबर ले, यहाँ पे कोई भी नंबर ले ले, जब उसको मैं इससे डिवाइड करूंगा ना, जब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करूंगा ना, तो मेरे पास 10 पावर 19 ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो n की वैल्यू है वो बहुत आराम से इंटीजर बन सकती है, क्योंकि मेरे पास 19 जीरो है। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक की बात करूं, जो कि हमने यहाँ पे बात की थी, खुद देख यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक में क्या आ रहा है, 7.5 by 1.6, तो यहाँ पे बेटा 10 पावर 19 जो भी है कैंसिल हो गया। यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्केल में ये आपका इंटीजर आए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बेटा इसका कंक्लूजन ये होता है कि कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है, कोई चार्ज एग्जिस्ट करता है, अगर वो बड़ा चार्ज है ना बेटा, तो सोचने की जरूरत ही नहीं, एग्जिस्ट करेगा ही। जैसे कि मैं मान लो तेरे को पूछ लूं कि बेटा 3.56 कूलम एग्जिस्ट करेगा क्या? 3.56 कूलम एग्जिस्ट करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा बेटा? देखना, इसे डिवाइड कर, 3.56 कूलम इससे डिवाइड कर, 19 जीरो तो है ना बेटा तेरे पास, कुछ भी डेसिमल आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पावर 19 जीरो तो है ना उसको इंटीजर बनाने के लिए, तो हाँ वो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं 3.56 इंटू 10 पावर -19 कूलम, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं, खुद सोच। 3.56 इंटू 10 पावर -19 कूलम, तो यहाँ पे अच्छे से देख, 10 पावर -19, 10 पावर -19 क्या हो गया? कैंसिल। ये दोनों कहाँ और इंटीजर है, ठीक है। यानी कि इससे ये बात समझ में आती है कि अगर बड़ा चार्ज है तो वो पक्का चार्ज पॉसिबल है, लेकिन अगर छोटा चार्ज है तो वो चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, वो हमें पता करना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ए कॉन्सेप्ट फॉर माइक्रोस्कोपिक चार्ज, क्योंकि मैक्रो में सारे चार्ज लगभग पॉसिबल हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया था 2-3 साल पहले शायद सीबीएसई में, तो बच्चों को पता होना चाहिए। एकदम पहले लेसन का ये, बच्चे भूल जाते हैं एंड तक, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो बच्चों, ये सवाल लिखा हुआ है बोर्ड में, पहले वीडियो को आप लोग पॉज कर लो और सवाल को लिख लो, इसके बाद सवाल पे आते हैं। तो आई होप तुम लोगों ने सवाल लिख लिया होगा। देखो भाई, सवाल को समझते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ऐसा दिया हुआ है कि भैया दो बॉडी है ऑफ इक्वल मास, मास सेम है दोनों का रब किया, दो बॉडी है, ठीक है। ये मान लिया बॉडी है, ये मान लिया फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, एग्जैक्टली सेम मास, यानी इसका मास भी भैया m, इसका मास भी भैया m। अब दोनों को मैंने रब करना शुरू किया। अब रब करने के बाद क्या हो गया कि हर एक बॉडी को क्या मिल गया भाई, 4.8 माइक्रोकूलम। मान ले इसमें +4.8 माइक्रोकूलम आया और इसमें कितना आया, -4.8 माइक्रोकूलम। अब ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन अगर इससे उसमें गए होंगे तो उसमें अगर -4.8 माइक्रोकूलम होता है तो इसमें +4.8 ही होगा, जो कि ऑब्वियस बात है, ठीक है। ईच बट ऑफ अपोजिट मैग्नीट्यूड, फाइंड विच बॉडी विल बी हैवी एंड बाय हाउ मच। वीडियो को आप लोग दोबारा पॉज कर लो और जवाब सोच के बताओ, ठीक है। ठीक है, अब आप लोगों ने मुझे लगता है सोच लिया होगा पॉज कर। अब मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। यार पहली बात तो बच्चों को लगता है कि चार्ज का मास से क्या रिलेशन, मैंने घिसा, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, मास तो भैया सेम रहेगा। नहीं, बात वो नहीं है बेटा, दोबारा सोच। पहले इसमें मास दोनों का सेम था, यानी दोनों में एटम इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन एटम प्रोटॉन जो थे इसमें भी सेम एटम इलेक्ट्रॉन जो भी थे। अब लेकिन देख, इसमें कितना आया, पॉजिटिव चार्ज आया और इसमें क्या आया, नेगेटिव चार्ज। यानी कि हुआ क्या असलियत में,
ये हुआ कि आपका बेटा इलेक्ट्रॉन ना यहां से यहां पे गया, और इलेक्ट्रॉन की मास होती है, कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की मास? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां पे गया तो भी जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसका मास बढ़ा, और जिसमें नहीं, जिससे गया उसका मास घटा। तो पहला जवाब ये हो गया कि बेटा नेगेटिव चार्ज जो बॉडी है, सिंस उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या हो गया? भारी, हैवियर बाई वेरी स्मॉल अमाउंट। लेकिन थ्योरेटिकल सवाल का जवाब तो बेटा ऐसे ही देंगे हम। और ये थोड़ा क्या हो गया? हल्का। समझ में आया? अब हम निकालेंगे इनका मास। ठीक है बेटा, मान ले इसका मास हो गया m प्लस डेल्टा एम, तो इसका मास क्या हो जाएगा बेटा? m माइनस डेल्टा एम, यानी कि डेल्टा एम मास के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गए। अब देखते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन का कितना मास था। ठीक है, देखो भाई, पहली बात देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन गया। बेटा देखो चार्ज कितना गया? 4.8 माइक्रोकूलम। इससे इसमें 4.8 गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखते हैं 4.8 माइक्रोकूलम अगर चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा। लगाओ भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, Q इक्वल टू एन ई। 4.8 माइक्रो मतलब बेटा 10⁻⁻6। ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 4.8 1.6 काटो, कितना आता है बेटा? 3। 10⁻⁻6 10⁻⁻19 कितना होता है? 10⁻⁻13। इस तरफ आके 10⁻+13। तो बेटा इतने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? डेल्टा एम इक्वल टू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉजिकल बेटा, यूनिटरी मेथड। तो बेटा मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 इंटू 10⁻13। 9.1 इंटू 3 कितना होता है बेटा? 27.3। ये कितना हो गया बेटा पता? 31 माइनस 13 कितना हो गया बेटा? 18 माइनस 18 kg। यानी इतने मास का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गया। तो खुद बता इसका मास कितना हो गया? m प्लस इतना, और इसका मास कितना हो गया? m माइनस इतना। समझ में आया कि नहीं? अब बोलेंगे कि भाई हाउ मच, देखते हैं इनका मास का डिफरेंस कितना है। m प्लस डेल्टा m माइनस इस बॉडी का मास माइनस इस बॉडी का मास, m माइनस डेल्टा m। अच्छे से देख, m और m क्या हो गया? कैंसिल। डेल्टा m प्लस डेल्टा m क्या हो गया? 2 डेल्टा m। तो आंसर कितना आ गया बेटा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 54.6 इंटू 10⁻⁻18 kg। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा, यानी कि ये बॉडी इससे कितना भारी है? इतना भारी है। अब बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि सर डबल क्यों किया। तो ये अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया तो मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, तुम्हारे पास 100 रुपए। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए, तुम्हारे पास 100 रुपए। तो दोनों के मास में कोई अंतर आया? कुछ, और दोनों के पैसों में कोई अंतर नहीं अंतर है। अब मान लो मैंने फीस के 100 रुपए तुमसे 10 रुपए ले लिए, तो मेरे पास कितने हो गए बेटा? 110। तुम्हारे पास कितने हो गए बेटा? 90। तो अच्छा मैंने लिया कितना? 10 रुपए लिया कि नहीं? तो मेरे 100 से कितने हो गए? 110। तुम्हारे 100 से कितने हो गए? 90। बेटा डिफरेंस कितना आ रहा है देखना। अब मेरे पास तेरे से कितना ज्यादा है? 110 माइनस 90 ट्वाइस 220, यानी 2 इंटू 10। यानी कि हमने जितने का ट्रांजेक्शन किया उसका डबल का डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनमें कितने का ट्रांजेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का? इतने मास का ट्रांजेक्शन हुआ। तो बेटा डिफरेंस कितने का आएगा? इतने का आएगा। क्या ये बात समझ में आया? पॉज कर लो वीडियो, लिख लो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब इंडक्शन वर्ड को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडक्शन का साफ साफ मीनिंग होता है कि आपका बिना छुए कुछ करवाना। ठीक है, बिना छुए कुछ करवाना। अब इसका मीनिंग मैं थोड़ा को अलग तरीके एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कभी देखा होगा आप लोग, मिठाई की दुकान में गए हो, गोलगप्पे की दुकान में गए हो, खैर किस्मत तो खराब है 2 महीने से मिला ही नहीं होगा, लेकिन मान लो आपको दिख जाए तो हमारे मुंह में पानी आता है। ठीक है, तो साइंस के टर्म में उसे कहते हैं इंडक्शन ऑफ सलाइवा। ठीक है, मेरा मेडअप टर्म नहीं है, साइंस का ही टर्म है। ठीक है, इंडक्शन ऑफ सलाइवा। इसका मतलब है मैंने ना मिठाई को छुआ, ना टेस्ट किया, ना कुछ किया,
और मेरे बॉडी में अपने आप पानी इंड्यूस हो गया, सलाइवा इंड्यूस हो गया। तो जो इंड्यूस होना मतलब बिना टच किए प्रोड्यूस हो जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इंडक्शन या इंड्यूस होना। तो चार्जिंग और इंडक्शन मतलब क्या है? बिना छुए चार्ज दे देना। पहले हमने क्या किया था? रबिंग किया था, रबिंग करने पर टच हो रहा था तो चार्ज जा रहा था। अभी क्या करेंगे? बिना छुए हम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। ठीक है, अब पहला स्टेप, मान लो एक बॉडी है और मेरे को इस बॉडी को क्या करना है? इस बॉडी को क्या करना है? चार्ज देना है। तो मैंने क्या किया, दूर से एक, मान लो पॉजिटिव बॉडी को मैं इसके नजदीक लेकर आया। एक पॉजिटिव बॉडी जो इसके मैं नजदीक लेकर आया। ठीक है, तो ये जैसे नजदीक आएगा, जैसे नजदीक आएगा, मान लो यहां तक आ गया, नजदीक आ गया एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी। एक बात बता, आप लोगों को तो खैर ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पता होगी। हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इस टॉपिक के बाद अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इस टॉपिक के बाद अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए एक बेसिक प्रॉपर्टी जो सबको पता ही होती है, 8वीं के बच्चे तक को पता होती है, पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। ये तो पता ही है बेटा, मैग्नेटिज्म में नॉर्थ रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट। तो वो थोड़ा मान के चलते, मानना क्या है पता ही है तुम लोग को। तो पॉजिटिव जैसे है, अच्छा ये बॉडी जो कि न्यूट्रल बॉडी है। अब एक चीज गौर फरमानी है कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। क्या न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि उसमें चार्ज नहीं है? नहीं बेटा, ये गलत सोच रहे हो तुम लोग। न्यूट्रल बॉडी, मान ले तेरे पास सोडियम है भैया, Na+ नहीं, सिर्फ Na। क्या ये न्यूट्रल है? हाँ ये न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। बेटा न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब उसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज। ये बात याद रहेगी। तो हर बॉडी में बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा हर बॉडी में उसके न्यूक्लियस भी होता है। तो कोई भी न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है? उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो सब एटम के साथ है। इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर नहीं आए, क्योंकि एटम के बाहर आ जाएंगे तो वो एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन तो खुद में क्या है? नेगेटिव। तो जैसे ये पॉजिटिव आया तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू किया। तो खुद समझ सकते हो कि कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो शायद बाहर आके इस तरफ आ जाएंगे, है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव खींच रहे हैं, तो ये इनके सरफेस पे आ गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, खुद इमेजिन कर, ये मान ले एक न्यूक्लियस है, ये एटम है मान ले। तो इसमें पहले क्या था? इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया, तो ये न्यूक्लियस क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव हो गया ना। याद है कि नहीं? मान ले सोडियम से क्या बनता है? Na+ और इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो मुझे क्या मिलता है? एक इलेक्ट्रॉन जो निकल गया वो निकल गया, और सोडियम क्या बचा है? Na+। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकला वो एटम क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। तो वो पॉजिटिवली चार्ज कहाँ चला जाएगा? पीछे। अब बोलोगे सर पीछे क्यों? बेटा ये पॉजिटिव इसको रिपेल नहीं कर रहा, क्या समझ में आ रहा है? ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है और ये पॉजिटिव इसको खींच रहा है, तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ चले जाएगा। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब जो दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा अपने को। दूसरा स्टेप क्या है? इधर देखो, पीछे में बेटा ग्राउंडिंग करनी है। ग्राउंडिंग मतलब कुछ नहीं बेटा, एक तार लो बॉडी में, जमीन से कनेक्ट कर दो। तार लो बॉडी में और क्या कर दो बेटा? जमीन से कनेक्ट कर दो। अच्छा, ग्राउंडिंग के ऊपर हम आगे और डिस्कशन करेंगे, अच्छा से डिस्कशन करेंगे ग्राउंडिंग के ऊपर, जो कि आपका करीब 7-8 लेक्चर बाद आएगा। अभी बस ग्राउंडिंग में ये मान लो कि जिस भी बॉडी से ग्राउंडिंग करते हैं, यानी कि जिस भी बॉडी से तार निकालकर जमीन में डालते हैं, वो सारा चार्ज कहाँ चले जाता है? जमीन में चले जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो बेटा देखो, तो ये सारे पॉजिटिव कहाँ चले जाएंगे? सारे पॉजिटिव कहाँ चले जाएंगे? जमीन में। अब जैसे ही जमीन में चले गए बेटा, इस तार को हटा दो, तो हमारे पास फाइनली क्या बच रहा है? देखो, ये पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम, क्या बच रहा है? ये ग्राउंडिंग को हटा दिया, तो ऐसा सिस्टम बच रहा है। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचना चाहता है। और जो अगला स्टेप है बेटा, उसमें हम ये जो बॉडी है, इस बॉडी को कहीं दूर लेके चले जाएंगे, बहुत दूर। खैर वैसे तो मुझे इनफाइनाइट दिखाना चाहिए, लेकिन मान लो भैया ये है दूर काफी, ठीक है? तो जब ये दूर है
तो ये तीनों जो कि पहले इन तीनों के प्रभाव में थे, अब इन तीनों के प्रभाव में नहीं है। तो ये क्या आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा? तो रिपेल करेगा तो अपने को क्या करेगा बेटा? इजीली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। मान ले एक कमरे में 3 लड़के हैं और तीनों एक दूसरे को, लड़के छोड़ो, लड़के तो पसंद ना भी करे तो भी साथ में रह लेंगे, 3 लड़कियां हैं मान लो, ठीक है, तीनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो तीनों क्या करेंगे? कमरे के 3 कोने में जाके खड़ी हो जाएंगी। वही तो हो रहा है बेटा, तीनों आपस में रिपेल होके फैल गए हैं। क्यों आपस में रिपेल हुए? क्योंकि ये खींचने वाला अब नहीं रहा, ये बहुत दूर जा चुका है। तो खुद देख, क्या इस बॉडी को मैंने इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से टच कराया? नो टच, नो टच, नो टच, नो टच। तब भी देख, पहले ये बॉडी क्या थी? न्यूट्रल थी। जो फर्स्ट स्टेप था, पहले वो बॉडी क्या थी? न्यूट्रल थी। जब ये नहीं आया था तो पहले बॉडी न्यूट्रल थी, अब क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज। इसको क्या कहते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट में बेटा एक वो है, थोड़ा ग्लिच है, ग्लिच, ठीक है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, क्या चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है? वर्ड सुनो अच्छे से। आया हुआ सवाल है बेटा, ये सवाल आया था आपका एजर्शन एंड रीजन में, AIEEE या JEE मेंस में ऐसा कहीं पे आया था, एजर्शन और रीजन में, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है, सुनना। ये देखो, पहले तो बॉडी में कोई चार्ज नहीं थी, अब बॉडी में 3 चार्ज आ गई, तो क्या चार्जिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो? अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थोड़ी यार, पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लास 11 में, फिजिक्स में पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास क्या होता है? इनिशियल मास इक्वल टू फाइनल मास। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है बेटा? इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? फाइनल चार्ज। लेकिन यहां देखो बेटा, चार्ज नहीं है, चार्ज आ गया, तो क्या यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हुआ? पॉज करो और सोचो। चलो ठीक है भाई, सोच लिया होगा, तुम लोग का जवाब होगा कि सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो फॉलो ही नहीं हो रहा। बेटा ये सोचना गलत है। इस टॉपिक के लिए मैं थोड़ा सा क्लास 11 में वापस आता हूं तुम्हारे पास। क्लास 11 में याद है, मैंने स्कूल में या ट्यूशन में पूछा था, मेरे को ठीक से याद नहीं है, कॉलिशन पढ़ाया था, याद होगा। ये U1 ये U2 से जा रहा था, टकराया, टकराने के बाद पीछे वाली बॉडी का वेलोसिटी V1 हो गया, आगे वाली का V2 हो गया, याद है कि नहीं? अब ये बात याद कर, मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब तो एक बात सोच, ये M1, ये M2, ये M1, ये M2, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है? M1 U1 प्लस M2 U2। सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या है? M1 U1 प्लस M2 V2। बताया था इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम फाइनल सिस्टम के मोमेंटम से बराबर है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस मास की बात करूं, इस मास का इनिशियल मोमेंटम क्या है? M1 U1। तो इस मास का फाइनल मोमेंटम क्या है? M1 V1। क्या इंडिविजुअल मासेस का मोमेंटम सेम है? नहीं। तो यहां हम इंडिविजुअल मासेस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते। दोबारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था? मोमेंटम कंजर्व रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इस मास पे ये वाला मास तो फोर्स लगा रहा है, तो क्या इस मास का मोमेंटम बदलेगा? हाँ। क्या इस मास पे ये वाला मास फोर्स लगा रहा है, तो क्या इस मास का मोमेंटम बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। M2 U2 से M2 V2 हुआ कि नहीं? तो बेटा देख, इंडिविजुअल मासेस पे या इंडिविजुअल मासेस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते। किस पे लगाते हैं? सिस्टम में, क्योंकि पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। उसी तरह यहां पर हम सिर्फ इस बॉडी में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगाएंगे। किस में लगाएंगे? पूरे सिस्टम में। पूरा सिस्टम मतलब पूरा धरती माता यूनिवर्स सब मान लो। देख, इनिशियली जो पहला केस था वो मेरे को ड्रॉ कर देना चाहिए था। इसके पहले भी एक स्टेप है, जब ये बॉडी थी और ये दूर कहीं पे पॉजिटिव था, इनफाइनाइट में ये पॉजिटिव वाला सिस्टम था। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको 0 नंबर पॉइंट मान ले भाई, असल में 5 पॉइंट होता है। दूर कहीं पे था ये पॉजिटिव, दूर कहीं पे था, इसमें कोई चार्ज नहीं और धरती माता में कोई चार्ज नहीं। तो टोटल सिस्टम में चार्ज कितना है बेटा? टोटल सिस्टम में चार्ज कितना है बेटा? +3।
फर्स्ट स्टेप में आते हैं, इसमें +3 -3 +3, टोटल सिस्टम में चार्ज देख, +3 -3 कैंसिल, क्या हो गया +3। सेकंड स्टेप में भी +3, इसमें आ भाई नाम चेंज कर देते हैं यार, 1 2 3 4 5, थर्ड में आ, इसमें +3 -3 क्या हो गया कैंसिल, ये +3 कहाँ चले गए जमीन में, तो अभी भी टोटल कितना है काउंट कर भाई +3। इस स्टेप में आते हैं, अब बोलोगे कि बेटा इस स्टेप में प्लस 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 +3 -3 जीरो है सर, लेकिन नहीं बेटा एक चीज भूल गए, पहले तीनों केस में आपने जमीन को कंसीडर किया, अब जमीन को कैसे भूल जाओगे, तो हाँ भाई जमीन में कहीं पे है +3, जो कि यहाँ पे भी जमीन में कहीं पे है +3, जो +3 आपका जमीन में गया था, तो काउंट कर +3 -3 +3 कितना है बेटा +3। अब इसमें देखते हैं +3 -3 और दूर कहीं पे जमीन में, वो भूल नहीं सकते बेटा, पूरा यूनिवर्स को मान रहे हैं हम, तो क्या हो गया +3। तो अच्छे से देख हर स्टेप में नेट चार्ज क्या है +3। हाँ इंडिविजुअल बॉडी में चार्ज चेंज हुआ है, लेकिन सिस्टम का चार्ज क्या रहा सेम। तो हाँ आपका कुछ ऐसा आया था, एजर्शन था कि बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का इंडक्शन में फॉलो होता है, रीजन में ऐसा था कि हम सिस्टम जो लेंगे उस पर डिपेंड करेगा, जो कि बिल्कुल सही बात है बेटा, सिस्टम पूरा यूनिवर्स लो चार्ज कंजर्व हो रहा है, सिस्टम एक बॉडी को ले ले बेटा चार्ज कंजर्व नहीं हो रहा है, पहले चार्ज नहीं था अब चार्ज है। क्या इंडक्शन आपको समझ में आया, कोई भी डाउट है? अब देखो इंडक्शन क्या है ना, मेरे को इस बॉडी को क्या करना था नेगेटिव चार्ज, तो मैं कैसे नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी लेकर आता, तो ये बॉडी क्या हो जाती पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी। क्या इंडक्शन ऑफ चार्ज क्लियर है? ठीक है भाई। हाँ तो बच्चों हम अपने लेक्चर के लास्ट पड़ाव में हैं और अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ने के लिए मैं लिखा नहीं रहा हूं, मैं मानते चल रहा हूं कि आपके पास नोट्स है, तो नोट्स निकालो पेज नंबर 3, ठीक है। तो पेज नंबर 3 में आपका टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो अगर कॉपी नहीं है बेटा तो फिर मैं देख रहा हूँ, चलो कर ही लेता तुम्हारे लिए, एसपी एंटरप्राइज खुला है यार, जाके ले लो। काइंडली पॉज करके सारे प्रॉपर्टीज को लिख लो, काइंडली पॉज करके सारे प्रॉपर्टीज को लिख लो। चलो देखो भाई, पहला पॉइंट सिमिलर चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। बेटा समझाने का जरूरत है क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, बस क्या है इसमें। नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, नेगेटिव चार्ज इज इन नो वे लेस स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि +5 कूलम्ब या -5 कूलम्ब कौन सा बड़ा है, बेटा दोनों सेम है, बस एक में इलेक्ट्रॉन जाता है। हाँ मास वाइज बोल सकते हो कि हाँ भाई नेगेटिव चार्ज वाले का मास शायद ज्यादा हो, इसका मास शायद थोड़ा कम हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक वे में स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो दोनों की इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या है, सेम। ये जितना फोर्स लगाएगा ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा। फोर्स के बारे में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। अब आपको ये मान के चलना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के तौर पर आप ये नहीं बोल सकते कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ अगर मैं बोलूं +10 कूलम की -2 कूलम, -12 कूलम 4 कूलम, -12 कूलम +12 कूलम, इन दोनों में कौन बड़ा भाई, ये बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा भाई, ये बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा भाई, दोनों सेम। तो बेटा बड़ा कौन है स्ट्रॉन्ग कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बेटा, मैग्नीट्यूड पे। समझ में आया कि नहीं। तीसरा पॉइंट, चार्जिंग इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बेटा पढ़ा चुका हूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देख लेना फिर से जाकर। नेक्स्ट पॉइंट, चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड बट ट्रांसफर्ड। अब बेटा यहां पे आपका आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक्सप्लेनेशन है थोड़ा, देखो समझने का कोशिश करो, इस स्टेटमेंट को पढ़ो अच्छे से। जो स्टेटमेंट बेटा 4 और 5 है ना, 4 और 5 दोनों मिलाकर स्टेटमेंट बनता है किसका, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का।
4 और 5 दोनों मिला के क्या बनता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट। तो देखो भैया, चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड बट ट्रांसफर्ड एंड इंड्यूस्ड। देखो भाई, चार्जेस है, ये सुनो अच्छे से। जो चार्ज है ना बेटा, उसको आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसको आप ना क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट करना मतलब क्या होता है, कहीं से बना देना बेटा, ऐसा नहीं होता, बना नहीं सकते। हर बॉडी में चार्ज पहले से ही होता है, लेकिन वो न्यूट्रल होता है। मान ले मैंने बोला कि मेरे हाथ में कोई चार्ज नहीं है, मान ले ये 2 मार्कर है, इन दोनों मार्कर में कोई चार्ज नहीं, बेटा गलत बात है। इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब मैं रब करूंगा तो एक से चार्ज दूसरे में क्या हुआ, ट्रांसफर। तो चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है बेटा, क्या हुआ है, ट्रांसफर। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, बिना टच किए अगर मेरे को चार्ज प्रोड्यूस करना है तो क्या करेंगे बेटा, इंडक्शन या इंड्यूस। समझ में आ गया होगा, ऑलरेडी समझा चुके हैं ये वाले पॉइंट्स। ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से आता है और ये चार्जिंग बाय इंडक्शन से। बेटा जो अगला टॉपिक, अगला जो आपका 5th पॉइंट है, चार्जेस कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। चार्ज को ना बेटा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बेटा, इंसान नहीं है मार दिया उसको, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना। चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज। मान ले मेरे पास 5 कूलम चार्ज है, मैंने हथौड़ा मार के न्यूट्रलाइज खत्म करने का सोचा, गलत बात है बेटा। चार्ज को हथौड़ा मार के थोड़ी खत्म कर देगा, जान थोड़ी है उसमें जो मार डालोगे। तो चार्जेस बेटा डिस्ट्रॉय नहीं होते, क्या होते, न्यूट्रलाइज। अगर आपके पास 5 कूलम चार्ज है, उसको आप मान ले इस मार्कर में 5 कूलम चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने -5 कूलम लाकर दे दिया किसी तरीके से, तो बॉडी में नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा नहीं कि चार्ज खत्म हो गया, चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। +5 था, -5 आकर न्यूट्रलाइज हो गया। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, दैट इज टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज द सम ऑफ ऑल द चार्जेस। टोटल चार्ज, अरे मतलब टोटल चार्ज जो भी है बेटा, एल्जेब्रिक सम होगा। मतलब देगा भाई, किसी में 5 कूलम है, एक बॉडी में 5 कूलम है, तूने और 1 कूलम डाला, उसमें और 3 कूलम, मतलब उससे और 3 कूलम का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डाल दिया, और 4 कूलम डाला, तो बेटा घूम फिर के क्या हो रहा है, ऐड ही ना करोगे। ये पॉइंट तो मेरे को लॉजिक ही समझ में नहीं आता, सिंपल पॉइंट है। अगर एक बॉडी में आप चार्ज का ट्रांजैक्शन करते हो तो चार्जेस क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर। समझ में आ रहा है कि नहीं, डाउट है कुछ? इसको थोड़ा डिटेल में मैं कभी बता देता हूँ, आखिरी पॉइंट है। ये मान ले बॉडी है भाई, उसमें मान ले 5 कूलम थी, ठीक है, उसमें मान ले 5 कूलम थी। अब मैंने उसमें और थोड़े इलेक्ट्रॉन डाले, इलेक्ट्रॉन डालने पे उसमें और कितने आ गए, -2 कूलम आ गए। तो नेट चार्ज क्या हो गया बेटा, 3 कूलम। चार्ज सब्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं, 5 कूलम और -2 कूलम ऐड हुए हैं, और दोनों मिलकर कितने दिए हैं, 3 कूलम। तो बेटा यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज खत्म होता है। पहला लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आप लोग फीडबैक मेरे को दे सकते हैं, क्वालिटेटिव फीडबैक देना बेटा, बेइज्जती नहीं कराना है, ठीक है। पहला अटेम्प्ट था वीडियो बनाने का, थोड़ा लंबा खिंच गया होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है तो वीडियो को खत्म करने के बाद पूरे नोट्स को एक बार देखो और ट्राई करो ये वीडियो आज ही के अंदर पढ़ लेने का, क्योंकि मैं कल एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है बेटा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।